हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम अपना नए चैप्टर का वन शॉट लेके आए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। आई होप कि आपने प्रीवियस वन शॉट देख लिए होंगे। हमने आपकी प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर आप चैनल पर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। क्लास 10th के साइंस में वन शॉट वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आई होप कि आपको ये वीडियो देखने के बाद में बेसिक कंसेप्ट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के क्लियर हो जाएंगे और आप अगर इतना पढ़ के जाएंगे तो आई होप कि आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो चलिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं बात करता हूँ बेटा, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो, यानी कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर किसी कंडक्टर के अंदर या फिर किसी भी मेटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो आप कह सकते हो उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, या वही उसी को आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो डेफिनेशन आप देख लेंगे यहाँ से। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं आई से, यानी कि चार्ज का फ्लो ही आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम इसके फॉर्मूले के ऊपर। जैसे मान के चलो कोई आपका ये एक रोड है, कोई भी आप मेटल की रोड ले सकते हो। इस रोड के अंदर एक सेकंड के अंदर कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, एक सेकंड के अंदर कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, उसी को हम कहेंगे करंट। चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा? चार्ज की यूनिट आप याद रखोगे क्या होती है? चार्ज की यूनिट होती है आपकी कूलाम। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। और करंट की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? एम्पियर हो जाएगी। तो यहाँ से यूनिट आपको याद रखनी है कि इनकी यूनिट क्या क्या होती है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में एक नंबर में यूनिट से भी क्वेश्चंस वो पूछ लेता है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो बेटा पोटेंशियल वो होता है जो आप काम को करते हो, यानी कि जैसे मान के चलो मैं आपसे बोलूं कि बेटा ये एक रोटी है, क्या आप की कैपेसिटी है आप इसको खा सकते हो? आप कहोगे सर बिल्कुल मेरी कैपेसिटी है, मैं इसको आराम से खा सकता हूँ, है ना। तो वही आपका क्या है, पोटेंशियल है। मैं कहूँ आपसे कि बेटा आप ये बताओ, ये एक छुटकू लाल है छोटा सा, क्या आपकी कैपेसिटी है इसको आप पीट सकते हो? आप कहोगे सर बिल्कुल हम पीट सकते हैं अगर ये हमसे थोड़ा ज़्यादा ताकतवर ना हुआ तो। लेकिन अगर थोड़ा ये बॉडी बिल्डर निकला छुटकू लाल तो समझ लेना आपकी खैर नहीं, है ना। तो ध्यान रखना कि जो भी आपकी कैपेसिटी होती है वही आपकी पोटेंशियल होता है। यानी कि अब मान के चलो बेटा एक ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका बेटा नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज या फिर दो पोटेंशियल के बीच में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो पोटेंशियल के बीच में अगर आपकी कैपेसिटी है चार्ज को लेके जाने की तो उसको बोलते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि द वर्क डन, जितना वर्क डन करा है आपने किसी भी एक यूनिट पॉइंट चार्ज पे, उसको बोलते हैं बेटा क्या, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर इसी चार्ज को आप इनफाइनाइट से कहीं लेके आ जाओ किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी यूनिट चार्ज को, तो उसको बोलते हैं बेटा उसकी पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। अगर किसी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में आप वर्क डन कर रहे हो किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को दो पॉइंट के अंदर मूव करा रहे हो, तो बेटा उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर इनफाइनाइट से किसी आप चार्ज को लेके आ रहे हो किसी भी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो आपका वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, और पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है बेटा? पोटेंशियल की यूनिट होती है आपकी V। क्या होती है बेटा? V। तो किसी भी यूनिट चार्ज के ऊपर आपने कितना वर्क करा वही आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। पोटेंशियल की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? वोल्ट हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। वर्क की यूनिट क्या होती है बेटा? वर्क की यूनिट वही होती है जो एनर्जी की होती है, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। और चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा? कूलाम होती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि चार्ज की यूनिट क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं बेटा फॉर्मूले के ऊपर। जैसे हमने आपको बताया कि V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q, यानी कि इसी को बोलते हैं बेटा 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है? 1 जूल पर कूलाम। अगर किसी एक कूलाम चार्ज के ऊपर आपने 1 जूल एनर्जी खर्च कर दी, अगर आपने एक
1 कूलाम चार्ज के ऊपर आपने 1 जूल एनर्जी खर्च कर दी तो बेटा वो आपका क्या बन जाएगा, 1 वोल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 वोल्ट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा बात करते हैं ओम्स लॉ की कि आखिर ओम्स लॉ क्या होता है। बेटा ओम्स लॉ बिल्कुल सिंपल है, जब भी आपकी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए वोल्ट के, किसके बेटा, वोल्ट के, तो बेटा वही है आपका क्या, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। लेकिन 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 टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। जब भी आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो और आपकी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है वोल्ट के, जैसे मैं देखा यहाँ से, तो बेटा V बराबर क्या हो जाएगा आपका I इंटू आर। ठीक है, तो वोल्टेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी बेटा, करंट के। किसके हो जाएगी, करंट के, या करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V के। ठीक है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कि V इज इक्वल टू आर इंटू आई, तो V बराबर हो जाएगा आपका R इंटू आई। ठीक है, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है आपकी ओम। V की क्या होती है बेटा, वोल्टेज की होती है वोल्ट। ठीक है, और R की क्या हो जाएगी, ओम, और I की हो जाएगी बेटा एम्पियर। ठीक है, और आपको याद रखना है बेटा, रेजिस्टेंस आपके 2 तरीके से ऐड कर सकते हो आप। अगर रेजिस्टेंस आपको ऐड करने के लिए बोलता है तो बेटा रेजिस्टेंस 2 तरीके से आप ऐड कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं हम कि रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है। तो बेटा रेजिस्टेंस क्या होता है, जब भी आप करंट को फ्लो करते हो किसी कंडक्टर के अंदर, यानी कि करंट को आपने फ्लो करा किसी कंडक्टर के अंदर, तो उसको रोकने की कोशिश करता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वही आपका क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, जो रोध कर दे, जो विरोध करे आपको करंट के फ्लो होने को, यानी कि करंट के फ्लो होने को, जो करंट को फ्लो ना होने दे, उसी को बोला जाता है बेटा रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस बेटा 2 तरीके से हम जोड़ सकते हैं। जैसे मान के चलो, एक आपका ये इस तरीके का रेजिस्टेंस का सिंबल होता है आपका। अगर एक रेजिस्टेंस को दूसरे रेजिस्टेंस से ऐड करते हो तो बेटा जैसे ये आपका रेजिस्टेंस R1 और ये आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस R2, तो इनको आपको अगर ऐड करने के लिए बोले तो बेटा R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका R1 प्लस R2। तो जितना भी आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है उनको टोटल को प्लस कर दो, तो बेटा ये आपका सीरीज में कॉम्बिनेशन में आप रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हो। इस तरीके से बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी आप, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा होता क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 रेजिस्टेंस होते हैं। जैसे मान के चलो आपने 2-3 वायर पकड़े और उनकी आपने हेड पकड़ लिया और टेल पकड़ लिया, है ना, तो उनको दोनों को आपस में ऐड कर दिया, उसी को बोला जाता है बेटा से पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसके अंदर एक R1 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा R2। तो अगर इसके अंदर आपको रेजिस्टेंस को ऐड करना होगा तो बेटा 1/R इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो इस तरीके से आप इनको रेजिस्टेंस को सीरीज और इक्वल कॉम्बिनेशन में ऐड कर सकते हो। इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। अगर 2 रेजिस्टेंस दिए हुए उसने आपको और पूछ लिया कि बेटा बताओ ज़रा टोटल R की वैल्यू क्या होगी, ये R दे दिया 3 ओम और ये दे दिया उसने आपको 4 ओम, तो पूछ लिया टोटल R इक्विवेलेंट कितना होगा, तो बेटा कुछ नहीं करना, 3 में 4 को ऐड कर दो, 3 + 4 हो जाएगा 7 ओम। तो ये आपका निकल के आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी उसने आपको दे दिया तो कैसे करोगे, जैसे उसने दे दिया बेटा आपको, जैसे ये वाला हो गया आपका, एक सेकेंड, हाँ देखिए ज़रा, इस तरीके से उसने आपको दे दिया, ये वाला 3 ओम रेजिस्टेंस दे दिया और ये वाला दे दिया 4 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब इसको कैसे करोगे, तो कुछ नहीं करना बेटा, इसको कर सकते हो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 लगा सकते हो फॉर्मूला। तो 1/R की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 1/3 प्लस 1/4 करके आप इसको निकाल लोगे। तो कैसे निकालोगे, तो 1/R आ जाएगा बेटा इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा आपका 1/3 प्लस 1/, इसको आप यहाँ से कर लीजिएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/4। ठीक है, तो 4 ऊपर चला जाएगा बेटा,
नीचे आ जाएगा एलसीएम आपका 12, तो 4 जाएगा ऊपर, इधर जाएगा 3, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7/12। तो 1/r इज इक्वल टू बेटा r की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तो बेटा आ जाएगा 12, उधर जाएगा 12/3 + 4 7, तो r की वैल्यू आ जाएगी बेटा 12/7। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस भी इसके ऊपर सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं बेटा फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बेटा रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, रेजिस्टेंस बेटा डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर। अगर बेटा आप वायर की लेंथ बढ़ा देते हो तो बेटा जितना ज़्यादा लंबा वायर लेंगे आप उतना ही ज़्यादा क्या होगा बेटा रेजिस्टेंस होगा। और रेजिस्टेंस बेटा डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। तो यानी कि अगर एरिया कम होगा तो बेटा रेजिस्टेंस क्या होगा ज़्यादा होगा, और एरिया ज़्यादा होगा तो बेटा रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा। और रेजिस्टेंस बेटा किस चीज़ के ऊपर, कंडक्टर के मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद बेटा बात करते हैं रजिस्टिविटी की, कि आखिर रजिस्टिविटी क्या होती है। तो बेटा रजिस्टिविटी का आपको सिंपल फॉर्मूला याद रखना है कि कैपिटल R इज इक्वल टू, इसको डिनोट करते हैं हम रो से। किससे डिनोट करते हैं बेटा, रो से, इसको बोलते हैं रो। तो R इज इक्वल टू रो L/A। तो यहाँ पर रो आपकी क्या हो जाएगी बेटा रजिस्टिविटी हो जाएगी, L क्या हो जाएगी आपकी लेंथ हो जाएगी, और A हो जाएगा आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ से आप रजिस्टेंस भी निकाल सकते हो, ठीक है। और मैं अगर बेटा यहाँ से रजिस्टिविटी भी निकालूँ तो रजिस्टिविटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो रजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी रो इज इक्वल टू RA/L। कभी कभी वो रजिस्टिविटी भी आपसे निकलवा लेता है क्वेश्चंस के अंदर। उसके बाद बेटा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो कि हमने आपको बता दिया, अगर दो वायर हो उनके रेजिस्टेंस दे रखे हो R1 R2 R3, तो कुछ नहीं करना, उनका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उनको आप ऐड कर दोगे तो आपका टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हमने आपको बता दिया, अगर 1/Rp इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, ठीक है। अच्छा बेटा लास्ट टॉपिक आता है इसका, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। आखिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है बेटा, हीट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है R के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। किसकी होती है बेटा, टेम्परेचर के। तो अगर आप इसको एक बार में लिखने की कोशिश करोगे बेटा तो ये आपका निकल के आएगा H इज इक्वल टू I² RT। इसके ऊपर कभी कभी वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है 1 या 2 नंबर में भी, है ना। नहीं तो फिर वो आपसे न्यूमेरिकल भी दे सकता है, I और R की वैल्यू दे दी और T की वैल्यू दे दी, पूछ ली टोटल हीट बताओ कितनी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। उसके बाद बेटा बात करते हैं एप्लीकेशंस की, कि जैसे हीटर होता है आपका, तो हीटर वायर क्या होता है बेटा, हीटर के वायर में पूछा जाता है किससे बन के मिलके बना होता है। तो बेटा निकिल प्लस क्रोमियम से मिलके बना होता है आपका हीटर वायर, जिसको बेटा नाइक्रोम वायर भी बोलते हो आप। और हीटिंग बेटा जो आयरन होती है वो भी बेटा हीटिंग प्रिंसिपल पे ही काम करती है, और जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है बेटा वो भी आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। उसके बाद बेटा बात करते हैं पावर की, कि आखिर पावर क्या होती है। तो बेटा पावर क्या होती है, कितनी एनर्जी, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो या प्रोड्यूस कर रहे हो, किस रेट से आप कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप प्रोड्यूस करो या कंज्यूम करो, उसी को बोला जाता है बेटा इलेक्ट्रिक पावर। और इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट याद रखना बेटा, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है आपकी वोट। क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है आपकी वोट। और 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है बेटा, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वोट के, 746 वोट। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है बेटा 746 वोट के, ठीक है। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि 1 हॉर्स पावर बताइए किसके इक्वल होती है। तो बेटा ये आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, P इज इक्वल टू होता है आपका, पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई, ठीक है। और आपको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है बेटा, IR होता है। जैसे ही आप क्या काम करेंगे, V इक्वल टू IR, इसके अंदर V की जगह पुट करा दोगे तो बेटा ये आपका बन जाएगा I² इंटू R। उसके बाद बेटा I की वैल्यू भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, तो I की वैल्यू रख सकते हो आप यहाँ से निकाल के I इज इक्वल टू V/R। तो जब आप I इज इक्वल टू V/R इसके अंदर पुट करा दोगे तो बेटा ये आपका बन जाएगा V²/R। और इसकी यूनिट भी आपको याद रखनी है कि क्या होती है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी कंजप्शन, तो एनर्जी कंजप्शन का बेटा फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। 1 नंबर में पूछ सकते हैं कि एनर्जी कंज्यूम्ड
बाय द अप्लायंस क्या होती है बेटा, कितनी एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हैं अप्लायंस के ज़रिए। तो एनर्जी इज इक्वल टू बेटा जितनी वाट का वो पावर का वो होगा आपका अप्लायंस, और उसको टी से मल्टीप्लाई करा देंगे बेटा टाइम से, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि वो कितनी एनर्जी खाएगा। जैसे आपकी आयरन है या हीटर है तो बेटा कितनी एनर्जी वो खा रहा है, कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आप इसका याद रखिएगा। उसके बाद बेटा कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो बेटा आपको एग्ज़ाम में पढ़ के ही जाना है, जैसे रेजिस्टेंस और बेटा उसके स्टेट फैक्टर्स बताने हैं। उसके बाद बेटा रेजिस्टेंस बताने हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, आप VI ग्राफ भी कर सकते हैं, और कुछ एक दो को न्यूमेरिकल भी यहाँ से आप कर लेंगे इसके ऊपर। और 2 एप्लीकेशन तो आप इसकी पढ़ के ही जाइएगा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन बार बार। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है वीडियो बेटा अच्छी लगी होगी। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपने अगर व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जिस पर हम PDF डाल रहे हैं बेटा, तो उसको भी आप जो है फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन और आने वाले आपको नोटिफिकेशन सारे उधर ही मिल जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।